हाँ, तो आज क्लास 10th आपके एनसीईआरटी की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ही प्यारी सी बुक है और पहला चैप्टर आपको बहुत कुछ बेसिक बातें सिखाएगा। काफ़ी थ्योरी इसके अंदर है, लेकिन इतने परफेक्ट नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ। लाइन टू लाइन आपको वही नोट्स बनाने हैं और वैसे के वैसे प्रॉपर अपना एक रजिस्टर तैयार करना है। स्कूल वाले से अलग रजिस्टर बनाना है, क्योंकि मैं हो सकता है खूब सारी चीज़ आपको एक्स्ट्रा बताऊँ, वो उनके अंदर डालनी है। और जैसे ही चैप्टर अपना कंप्लीट होगा, फिर हर चैप्टर के मैं एमसीक्यूज बनाऊंगा 100 या 50, 500, 300 जितने ही बन सकते हैं, पूरे लाइन टू लाइन वो भी आपको मिल जाएंगे। इसलिए आपको प्रॉपर मेरे साथ के साथ याद करते हुए चलना है। आपकी बुक का अगर बात करें तो बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया। ठीक है, शायद सेकंड भी लिखा हुआ है, यानी कि समकालीन भारत, समकालीन भारत 2। ठीक है, कंटेम्प्रेरी इंडिया 2 यानी कि समकालीन भारत 2 इस बुक का नाम है। वैसे ये बुक ज्योग्राफी की है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन खूब सारे बच्चों की दिक्कत रहती है, इसलिए मैं लिख देता हूँ पूरा। ये ज्योग्राफी अपना आज स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि भूगोल। दोनों लैंग्वेज को सीखने का मौका आपको यहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसका भी अपन चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर देंगे आज। ठीक है, उसमें एक बड़ा सा टॉपिक लेने वाले हैं रिसोर्सेज, संसाधन, और संसाधन को लगभग पूरा ख़त्म कर देंगे। चैप्टर फर्स्ट है, उसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट यानी कि संसाधन एवं विकास। ये बहुत ही प्यारा सा आपका एक चैप्टर है। थ्योरी इसके अंदर ज़्यादा है, लेकिन बहुत अच्छे से अपन को उसको पढ़ना है। ठीक है, लाइन टू लाइन नोट्स बनाने हैं और साथ के साथ याद करना, जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, आज अपन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, संसाधन के बारे में जितना भी वो पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी की स्पेलिंग, ठीक है, कंटेम्प्रेरी इंडिया सी वाली आपकी बुक है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक इसको अपन आज कवर करेंगे। ठीक है, हाँ, अब देखो क्वेश्चन आंसर। और फिर मैं एक बता दूं, इतने परफेक्ट नोट्स होंगे ये, इनके अलावा बोले आप कुछ ही मत पढ़ना, क्योंकि मैं फिर आपको एमसीक्यूज वगैरह दे दूंगा, लेकिन इनको अच्छे से मेरे साथ के साथ नोट करना है। ठीक है, बिल्कुल भी इसके अंदर आप पीछे नहीं रहोगे, मेरे साथ के साथ उतारोगे तुरंत पर डे। उसी जैसे ये वीडियो 30-35 मिनट का जो भी वीडियो होता है, परमानेंट आधे घंटे से ज़्यादा वीडियो नहीं बनेगा, इतना बनेगा तो आपको रेगुलर आपका रिवीजन भी हो सकेगा। ठीक है, इसकी आपको प्रॉमिस करना है, इसको जरूर ध्यान रखना। जैसा कि पहला क्वेश्चन है संसाधन, रिसोर्सेज। तो हालांकि रिसोर्सेज सबको पता है अपन को, कि जो हमारे चारों ओर हो, जो हमें नेचर से मिल जाए, जो हमारे लिए उपयोगी हो, यूजफुल हो, वो संसाधन कहलाता है। लेकिन इनको लिखना कैसे है कि हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ या फिर कोई भी तत्व जिसमें मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने की क्षमता हो, वो सब कुछ संसाधन कहलाते हैं। मानवीय आवश्यकताएं मतलब बेसिक नीड्स, हमें क्या चाहिए कि हमें रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। रोटी के लिए क्या चाहिए कि जैसे खेती हो, फसल करने के लिए धान वो हो, पानी हो, ठीक है, तो वो सब। कोयला किस काम आता है, जैसे आग के लिए आग जलाने के लिए कोयला, मतलब और भी कोल के और बहुत बेनिफिट्स हैं, लाइट बनाने में बहुत हर जगह यूज इसका है। तो वो सब चीज़ें हमारे लिए क्या कहलाती है, वो हमारे लिए रिसोर्सेज कहलाती है, संसाधन कहलाती है। यानी कि ऑल द यूजफुल एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट दैट सेटिस्फाई आवर बेसिक नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोल हैं, वाटर हैं, मिनरल्स एक्सेट्रा, यानी कि वे सब संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण हो जाएगा कोयला, पानी, खनिज। शानदार, परफेक्ट, 1 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो कंप्लीट। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान से समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर सिंपल इतना सा क्वेश्चन आए कि राइट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, वही फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो संसाधन है, संसाधन के प्रकारों को समझाइए, एक्सप्लेन, प्रकारों को समझाइए, तब आपको ये चार्ट बना के आना है। चार्ट सा बनाया मैंने, शानदार, दिमाग में बैठा नहीं पहली मेरी बात को, कि अगर इतना सा पूछे तो, या फिर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये चारों ना पूछ के अलग अलग बहुत बार पूछा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इसका आपको क्लासिफिकेशन बताइए, मतलब इसका वर्गीकरण बताओ, या फिर आप बेसिस ऑफ एक्स स्टेबिलिटी के बारे में बताओ, या फिर ऑनरशिप के बारे में बताओ, या फिर स्टेटस एंड डेवलपमेंट के बारे में बताओ। मतलब अलग अलग ज़रूर पूछा है, और एक साथ पूछे तो सिर्फ नाम लिखने हैं। ये 2 मार्क्स में आ सकता है, सिर्फ नाम लिखने हैं। लेकिन किसी को भी याद करे बिना, सबसे पहले इसको याद करो। याद क्या करो, दिमाग में फिट कर लो, बिल्कुल फिट, तब आगे याद होगा।
इस ये चैप्टर एक तरीके से पूरा चैप्टर है इसके अंदर लगभग, इसको दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। कैसे कि संसाधनों के प्रकार पूछे, आप लिखेंगे इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। द रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। नंबर 1, कुल मिला के 1 2 3 4 आधार के ऊपर हम संसाधनों को बांटते हैं। 4 बेसिस है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर, पैदा होने के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उसमें बायोटिक जैव संसाधन और एबायोटिक यानी कि अजैव संसाधन। जैव का मतलब ऐसा मान लो जिसमें जीव हो, मनुष्य वगैरह सारे इसमें आ गए, गाय भैंस मनुष्य मछलियाँ सब इसमें आ गई। अजैव, अजैव एक तरीके से जिसमें जीव ना हो, यानी कि जैसे रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, पत्थर हैं, वो जिसमें जीव नहीं, निर्जीव। तो ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ये जैसे ये नीचे लिख दिया मैंने, राइट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये क्वेश्चन आएगा। राइट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकारों को बताइए। तब सिर्फ और सिर्फ ये और इसके इन दोनों प्रकारों को, अब वहां पर सिर्फ नाम नहीं लिखना, वहां पर उनके बारे में भी लिखना है। ऐसे ही इसका पूछे तो उनके बारे में भी, इसका पूछे तो उनके बारे में भी, इसका पूछे तो उनके बारे में भी। उनके बारे में मतलब इसके 2 पार्ट हैं, इसके 4 पार्ट हैं, इसके भी 2 पार्ट हैं, इसके 2 पार्ट हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन बनेगा कैसे, ठीक है, वो दिमाग में फिट हो गया ना आपके। चलो ये पता चल गया। सेकंड है समाप्यता के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी। इसका मतलब होता है कि 2 तरह के संसाधन अपन को देखने को मिलते हैं। एक, जिनको अपन फिर से बना सकते हैं, फिर से काम में ले सकते हैं। दूसरा, जिनको अपन वापस नहीं बना सकते, जैसा कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, अपना जो सिलेंडरों में गैस होता है जो घर में अपन यूज़ करते हैं, वो अगर एक गैस एक बार यूज़ होगी दोबारा कैसे बनाओगे उसको, वो सब एग्जाम्पल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज 2 तरह के हो गए। वो हो गया आपके एग्जॉस्टिबिलिटी के, मतलब समाप्यता का मतलब नवीकरण, जिसको अपन फिर से बना सकते हैं, और अनवीकरण, 2 प्रकार के रिसोर्सेज ये हो गए। तीसरा है ओनरशिप। ये सुना होगा आपने कि ये मेरा पर्सनल बिजनेस है, ये मेरा पर्सनल संसाधन है, वो उसे बोलते हैं ये ऑन द बेस, ऑन मतलब स्वामित्व के आधार पर, डायरेक्टर के आधार पर, खुद के मालिक होने के आधार पर। तो वो है 4। एक तो खुद का पर्सनल, व्यक्तिगत इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो खुद का हो। इसमें आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कोई प्राइवेट स्कूल है, वो उसका प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया, वो खुद का होगी, एक तरीके से बता रहा हूँ, है ना। और दूसरा, हालांकि संसाधन की बात की जा रही है, मैं और बताऊंगा आगे। दूसरा सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक का मतलब जो पूरी कम्युनिटी का हो, जैसे कि ये होते हैं जहाँ पर किसी डेथ हो जाती है तो वहाँ पर जिनको मतलब शमशान घाट हो गया, वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, किसका, कम्युनिटी का, शमशान घाट हो गया, कब्रिस्तान हो गए, ये जितने भी ऐसे जो कम्युनिटी पूरी यूज करती है जहाँ पर एक जगह, वो हो गया। तीसरा नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, वो तो जानते हो, अभी बात कर लूँगा, वो तो सब जानते हैं अपन। राष्ट्रीय मतलब जो हमारे देश का, इंटरनेशनल जो पूरे संसार का हो। ठीक है, और चौथा है विकास के आधार पर। एक तो संभावी का मतलब पोटेंशियल रिसोर्स, मतलब ऐसी संभावना है कि हाँ राजस्थान के अंदर बाड़मेर जैसलमेर में संसाधन निकल सकते हैं, या फिर यूपी के अंदर निकल सकते हैं, दिल्ली में, मतलब ऐसा लग रहा है हरियाणा में निकल सकते हैं, जमीन में अंदाजा, तो वो संभाव्य हो गए, पॉसिबिलिटी। दूसरा, जो पहले से ही विकसित जिनके भंडार या संचित कोष है, अच्छे से डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व रिसोर्सेज। अब पहला काम है चारों को एक तरीके से समझ के रट लो, मत ये कह रहा हूँ, रट लो बस। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ नाम मात्र है, इनके बारे में और लिखना है अपन को। तो ये चारों पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है, अच्छे से परफेक्टली। इसके बाद अपन एक एक उठाएंगे। जैसे अपन ने पहला ये उठाया है, ये क्वेश्चन लिया, राइट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकारों को बताइए। तो पहला 2 प्रकार के होते हैं, लिख सकते हो, देयर आर 2 टाइप्स, यानी कि ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जैव संसाधन, यानी कि बायोटिक रिसोर्सेज। अब इसके बारे में लिखना है, वो तो सिर्फ नाम था, बारे में लिखना है कि इन संसाधनों की। अच्छा एक बात और बता दूं मैं, याद करने से क्या बेनिफिट होगा। एग्जाम में सपोज आपसे ये पूछा गया और आपको अगर ये चार्ट याद है तो कम से कम नाम लिख के थोड़ा बहुत एग्जाम्पल भी दोगे तो भी नंबर पूरे मिल जाते हैं। लेकिन जब ये नाम याद नहीं हो तो फिर थ्योरी भी नहीं हो, दोनों तो काम कैसे चलेगा। कम से कम नाम तो याद हो ही हो, ताकि थ्योरी थोड़ी बहुत मन से लिखो तो भी लिखो। ठीक है, और वैसे मैंने आपको अंदाजा बता दिया, जैव मतलब जिसमें जीव हो, जिसमें जीव नहीं हो तो ऑटोमेटिक एग्जाम्पल घूम जाएंगे। जैव का मतलब मनुष्य हो गया, प्राणी हो गए, वनस्पति हो गई, मतलब पेड़ पौधे हो गए, एग्जाम्पल लिख दिए। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है, मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहीं से ही निकलते हैं, और इनमें जीवन व्याप्त होता है। मेन चीज़ है इसमें लाइफ होती है, जैसे कि मनुष्य हो गया, वनस्पति। कोई एग्जाम्पल
पशुधन, कोई 2-3 एग्जाम्पल ही बहुत है। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, मतलब जीवमंडल, एंड हैव लाइफ सच एज एंड हैव लाइफ, और उनमें जीवन होता है, सच एज ह्यूमन बींग्स, ठीक है, फ्लोरा एंड फाना, फिशरीज, लिव स्टॉक एक्सेट्रा। कोई 2-3 एग्जाम्पल भी बहुत है। इंसान की ह्यूमन बींग है, फ्लोरा एंड फाना दे देना बहुत है। सेकंड है अजीव, जिसमें जीव नहीं हो, सीधी सी बात है, यानी कि वे सारे संसाधन जो निर्जीव हो, जिसमें जीव नहीं हो, उनको कहते हैं अजीव संसाधन। एग्जाम्पल, चट्टानें हो गई और धातुएं हो गई। पत्थर की होती है, पत्थर में जीव होता नहीं, लेकिन संसाधन तो है ना हमारे लिए, रिसोर्सेज तो है, जैसे कि मार्बल हो गया, पत्थर हो गई, रॉक्स हो गई, ये सब इसमें आ जाता है, ठीक है। एबायोटिक रिसोर्सेज कौन से हो गए? ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, इनमें जीव नहीं होता, ठीक है, आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स। तो बहुत ही परफेक्टली अपन पढ़ने वाले हैं। एक पार्ट अपन ने पूरा खत्म कर लिया है, अब इसका नंबर है, इसके दोनों पढ़ेंगे, इसका नंबर है, इसके चारों पढ़ेंगे, इसका नंबर है, इसके दोनों पढ़ेंगे, तब जाके अपना बहुत ही शानदार से एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैसा ही जैसा मैंने कहा था, एक एक की पीएचडी करने वाले हैं अपन, एक एक का पोस्टमार्टम करेंगे। चौथा है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि समाप्यता के आधार पर, ठीक है, समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। तो इसके 2 प्रकार हैं, देयर आर 2 टाइप्स। पहला रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, यानी कि नवीकरण योग्य संसाधन, जिसको नया किया जा सके, फिर से काम में लिया जा सके, ठीक है। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, कैसे न कैसे न करके, नॉन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, या फिर इसका दूसरा नाम इंग्लिश में और भी है, रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल सोलर है और विंड एनर्जी है, ठीक है, अपन इनसे क्या करते हैं, बिजली पैदा कर लेते हैं, कैसे ना कैसे कोई प्रोसेस करके रखा है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जैसे अपन इनसे फिर से इनसे कुछ ना कुछ, इन हवा से, विंड एनर्जी से, सोलर से मतलब सनलाइट से, धूप से, इनसे अपन स्टोर करके क्या कर लेते हैं, बिजली पैदा कर, लाइट पैदा कर लेते हैं। तो मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनको अपन फिर से कैसे फिजिकल, चाहे केमिकल, चाहे मैकेनिकल, कैसे भी प्रोसेस करके काम में लिए जा सके, यानी कि वे संसाधन जिन्हें भौतिकी यानी फिजिकल, रासायनिक यानी केमिकल, यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल प्रक्रियाओं, प्रोसेस का मतलब प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत का मतलब नया, या फिर उत्पन्न बोल दो। चाहे अगर आपको नवीकृत शब्द समझ में नहीं आए तो आप इसको पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, बोल दो नवीकृत, या पुनः उपकृत किया जा सकता है, पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य। अच्छा देखो, यहाँ पर था रिप्लेनिशेबल, इनका हिंदी में भी नाम है, हिंदी में नाम है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। तो कंफ्यूज मत होना, ये दोनों नाम हो सकते हैं एग्जाम में ये नाम दे के ये पूछ ले कि ये क्या होता है 1 मार्क्स में अलग से, तो वो भी अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरा है नवीकरण योग्य संसाधन, यानी कि वे संसाधन, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, जैसे कि उदाहरण खनिज और जीवाश्म ईंधन। मतलब रिसर्च करने के बाद पता चलता है, हमारे ज़मीन में जो हमारे साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक है, वो पता लगाते हैं कि यहाँ इस ज़मीन में क्या निकल सकता है। पता चला खुदाई की तो कोयला निकला, पहले पता चल जाता है खैर, तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर कोयला है, यहाँ पर पेट्रोल है, उनको फिर खुदाई करके निकाल लिया जाता है। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन लंबी प्रक्रिया है। तो दीज अकर ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स एंड फॉसिल्स फ्यूल्स। ये 2 एग्जाम्पल किसी का भी मिस मत कर देना, एग्जाम्पल नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे। ये था बहुत ही प्यारा सा 2 मार्क्स में कराया जाए तो, और ध्यान रखना 1 मार्क्स में अलग अलग भी पूछा जाता है कि रिन्यूएबल क्या होते हैं, मतलब नवीकरण क्या होते हैं, या फिर नॉन रिन्यूएबल यानी कि नवीकरण क्या होते हैं। दोनों के बारे में अलग अलग भी पूछा जाता है, दोनों को साथ में पूछा जाता है, कैसे भी पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, 5वां ये, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। जैसा कि मैंने थोड़ा सा भी आपको बताया दिया स्टार्टिंग में, ओनरशिप का मतलब खुद जिसके मालिक अलग अलग मालिक हो सकते हैं। पहला मालिक खुद, जो इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत, ये तो आप सब जानते हैं। जैसे अपना घर है, वो किसका है, अपना खुद का है, तो मतलब इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो गया। अपनी कार है तो किसकी, अपनी कार है। अपना कोई प्लॉट है, वो अपना इंडिविजुअल, मतलब ये सारी बातें। तो रिसोर्सेज विच आर ऑन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स आर नॉन एज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल प्लॉट्स, फील्ड्स, हाउसेज, कार एक्सेट्रा। मतलब कि प्लॉट का मतलब भूखंड हो गया,
खेत हो गए, घर हो गई, कारें हो गई, ये सब अपनी है, वो एग्जाम्पल इसका लिख सकते हो आप, ठीक है। वे संसाधन जिन पर व्यक्तिगत स्वामित्व मतलब किसी एक का स्वामित्व हो, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। भूखंड हो गया, खेत, घर, कारें, इसके उदाहरण हो गए, ठीक है। नंबर 2 कम्युनिटी रिसोर्सेज, जो मैंने आपको कहा भी था, जो पूरे समाज के लिए यूज में आ रहे हो, समाज के हो, तो सामुदायिक संसाधन, ऐसे संसाधन जो समाज के सभी लोगों के लिए, अब पूरा करा दूंगा, लोगों के लिए काम आता हो, जैसे कि अपन ने शमशान की वो बातें करी थी। यानी कम्युनिटी रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल, या फिर आप ये भी लिख सकते हो इसको, इसमें एग्जाम्पल भी लिखा दूँ खैर, और जैसे कि पार्क होते हैं जहाँ पर लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं, वो भी सबके लिए है, वो सभी लिखवा दूंगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से फिर जो अपने छोटा सा कंटिन्यू करेंगे कि टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी आर नोन एज कम्युनिटी रिसोर्सेज, ठीक है। यानी कि जो सबके पूरे समाज के लिए हो, पूरी कम्युनिटी के लिए हो, यानी कि सभी सदस्यों, जो समुदाय के सभी सदस्यों, यहाँ से, ठीक है, ये तो खैर रिपीट हो गई बात, जो समुदाय के सभी सदस्यों के लिए समान रूप से उपलब्ध होते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे खेल के मैदान, ये नहीं लिखना, ठीक है, यहाँ शुरू करना है। खेल के मैदान है, गांव के तालाब है, सार्वजनिक पार्क है आदि। विलेज पॉन्ड्स, खेल के मैदान का मतलब पब्लिक पार्क्स, खेल के मतलब प्लेग्राउंड्स। गांव के तालाब मतलब विलेज पॉन्ड्स। विलेज पॉन्ड्स का मतलब जो गांव के तालाब होते हैं ना, वो सार्वजनिक होते हैं, वहाँ पर हर कोई वहाँ का पानी यूज कर सकता है, वो गाँव की बात है। तो भी एक गाँव का एग्जाम्पल भी ले लो। एक पब्लिक पार्क्स जो सिटीज़ में होते हैं, पार्क होते हैं जहाँ पर हर कोई मॉर्निंग वॉक पे, इवनिंग वॉक पे अपना घूमने के लिए जा सकता है। प्लेग्राउंड, खेल के मैदान हर कोई जा सकता है, किसी के लिए पाबंद नहीं, सेपरेट नहीं होता, सबका होता है, ये चीज़ें। अब क्योंकि 2-3 एग्जाम्पल लिखना जरूरी है, तो अपन कोई सा भी लिख देंगे, ठीक है। आपके माइंड में अगर और भी एग्जाम्पल आ रहे हो तो वो लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। राष्ट्रीय संसाधन, वे सभी संसाधन जिन पर केंद्र या राज्य, कोई सी भी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। यानी ऑल, अभी एग्जाम्पल होगा, ऑल दीज रिसोर्सेज विच आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। लेकिन एक लिमिट भी है, 12 नॉटिकल माइल देश की जो राजनीतिक सीमा है, राजनीतिक सीमा का मतलब जो हमारी बाउंड्री, जो अपना नक्शा है देश का, उस नक्शे को राजनीतिक सीमा बोलते हैं। मतलब जो बाउंड्री है वो, उस बाउंड्री से भी थोड़ा सा बाहर, मतलब राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत समस्त भूमि, वो जमीन तो पूरी हो गई, प्लस उसके थोड़ा सा आगे 12 नॉटिकल माइल यानी 22.5 किलोमीटर जो हमारी समुद्री सीमा लगती है श्रीलंका वाले नीचे वाले इलाके में। हालांकि इसको और शानदार अगर आपको जानना है तो अपना दूसरा चैनल है, 11-12 वाला चैनल है, उसके ऊपर मैंने एक बहुत ही शानदार नॉटिकल माइल का एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो को मैं पिन कर दूंगा, ध्यान रखना, उसको अपने फर्स्ट कमेंट में पिन कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। फर्स्ट जो अपना कमेंट है उसे पिन कर दिया जाएगा, उस पर लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर आप सीधे जाना और इस चीज़ को और शानदार समझ लेना। बहुत नॉलेजेबल बात है कि ये नॉटिकल माइल क्या होता है। 12 नॉटिकल माइल में लगभग 22.2 किलोमीटर डिस्टेंस है। साइड में कहीं लिखना चाहो तो इसके ब्रैकेट में लिख भी सकते हो 22.2 किलोमीटर, ठीक है। माइल को किलोमीटर में अगर चेंज करें तो 22 हालांकि मैंने वहाँ पर चेंज करके बता रखा है, तो वो वीडियो देख लेना और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 12 मतलब 22.5 नहीं 22.2 किलोमीटर दूर तक महासागरीय क्षेत्र भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने देश की ज़मीन तो पूरी, प्लस कुछ समुद्री सीमा भी, वहाँ तक जितने भी संसाधन आते हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, वो हमारे नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। समझ में आ गई? मतलब भारत की पूरी ज़मीन प्लस थोड़ी समुद्री सीमा भी, उसमें भी हमारा हक है, ये ध्यान रखना। फिर है इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इन संसाधनों को के अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये सीधी सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं होती है ना, वो इन पर कंट्रोल करती है। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे, दीज रिसोर्सेज आर ऑन्ड एंड रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होगी, वो इनके ऊपर, अभी बताऊंगा क्या चीज़ है इसमें, क्या कौन सा होता है कि 200 माइल समुद्र से, ठीक है, 200 समुद्री मील की दूरी तक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है ये, से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता। ये चीज़ें मैंने बहुत अच्छे समझा रखी है कि जो 200 नॉटिकल माइल हैं, वो वीडियो ज़रूर देखना, पहले देख लो अभी जाके, वहाँ मैंने पूरा मैप से बताया कि 200 नॉटिकल माइल तक, शुरुआत में 12 नॉटिकल माइल तक तो अपना हक है, उसके बाद में 200 नॉटिकल माइल तक किसी का भी हक नहीं है, वो इंटरनेशनल कंट्रोल होता है।
ठीक है, जैसे अपने पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं अपन, तो वैसे ही जैसे यूएनओ सबका हेड हो गया, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के कंट्रोल में आता है और बाकी देश उसके उसमें निगरानी में, वो कहेगा जैसा होगा, वो कहे कि इस देश को थोड़ी इतनी आप यूज कर सकते हो, इतना यूज कर सकते हो, वो वाली बात है। ठीक है, जैसे हमारा देश है तो सबसे बड़ी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा कहेगी सब राज्यों को वैसा कुछ करना पड़ेगा, वो वाली सिस्टम है। तो 200 नॉटिकल माइल तक ध्यान रखना, जो आर्थिक क्षेत्र होता है, मतलब यहाँ पर आप एक्स्ट्रा गतिविधियाँ नहीं कर सकते, इनकम पैदा नहीं कर सकते, उन पर किसी देश का अधिकार नहीं होता, इन्हें बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहमति से कोई उपयोग नहीं कर सकता। हाँ, वो तो मैंने बता ही दिया ना, अगर आपको इन 200 नॉटिकल माइल, जो कि अगर आपको इनकम पैदा करना चाहते हो, यहाँ तक तो कर सकते हो इनकम पैदा आप, यहाँ अगर आप करना चाहते हो कि कोई मुझे रिसोर्स मिल जाए, तो फिर आपको सहमति लेनी पड़ेगी, इंटरनेशनल जो कोर्ट है मान लो, उससे सहमति लेनी पड़ेगी कि मुझे ज़रूरत है या फिर देश की स्थिति ठीक नहीं है। अगर वो हाँ कर दे तो फिर अपने वहाँ पर मछुआरे वगैरह जा सकते हैं, या फिर अपन कोई जहाजें शिप वगैरह छोड़ सकते हैं, वहाँ पर अप्लाई कर मतलब यूज कर सकते हैं, वरना नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। तो 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और इस जोन को क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आर्थिक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र या फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी बोलते हैं इसको। मैंने और शानदार बताया लगा, इसमें देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना कुछ आपको यहाँ नहीं समझाया जा सकता। तो open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of international institutions, बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी परमिशन के हम यहाँ पर यूज़ 200 नॉटिकल माइल तक यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं आपको मोटा मोटी याद करवा दूँ, नेशनल 12 नॉटिकल माइल, इंटरनेशनल 200 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल तक कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हमारे देश को हक है। 200 नॉटिकल माइल तक कोई बिना परमिशन के काम नहीं कर सकता, यहाँ पर हमें इंटरनेशनल सहमति जरूरी है, इंटरनेशनल परमिशन जरूरी है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही शानदार सा आपका आंसर कंप्लीट। अब देखो लास्ट टाइप आपका बहुत ही बड़ा टॉपिक था, बहुत इजीली अपन ने कवर कर लिया, और एग्जाम में ऐसे कैसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस तरीके से आंसर देना है। ठीक है, और इनको अलग अलग भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को मैंने और ज़्यादा बिल्कुल कहते हैं ना कि एक तरीके से फुली एक्सप्लेन कर दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आया हुआ भी क्वेश्चन भी है कि एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो बेसिकली इसको अपन ने 4 प्रकारों में बांट लिया। ठीक है, पहला पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि जो संभावित है, संभावी संसाधन, नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, कैसे कि वे संसाधन, ये वे संसाधन होते हैं, या फिर ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका यूज उपयोग नहीं हो रहा। ठीक है, होते ज़रूर हैं लेकिन पता नहीं, क्योंकि कंप्लीटली पता चलता नहीं है, संभावित है, संभावना है कि हाँ यहाँ हो सकता है, लेकिन वहाँ पर यूज नहीं हो रहा, कर नहीं रहे, सरकार को करना चाहिए, काम नहीं हो रहा। तो रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल बिल्कुल सही है, जैसे कि गुजरात और राजस्थान की अगर बात करें तो गुजरात एंड राजस्थान हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, बट सो फार दे हैव नॉट बीन डेवलप्ड फुल्ली। वहाँ पर सोलर ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा और विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा, दोनों के बहुत ज़्यादा संसाधन, अपार संभावना है राजस्थान और गुजरात में, लेकिन वहाँ पर सही ढंग से विकास नहीं हुआ, इस वजह से वहाँ पर ये प्रक्रिया काम चालू ही नहीं हो रहा। ये एग्जाम्पल बनी है शानदार। तो ध्यान रखना कि राजस्थान और गुजरात में अपार संभावनाएं हैं सोलर ऊर्जा और विंड एनर्जी की, सोलर एनर्जी की, यानी कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की, लेकिन अभी तक वहाँ पर काम चालू नहीं हो रहा। ऐसा मतलब संभावना जरूर है, अपन को भी पता है कि हाँ यार वहाँ हो सकता है, लेकिन वहाँ पर गवर्नमेंट कोई अच्छा कदम नहीं उठा पा रही, तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर में वहाँ पर काम किया जाए, मतलब वो संभावित है, पॉसिबिलिटी है। दूसरा, जो विकसित हो, डेवलप्ड हो, पहले से ही डेवलप्ड है, तो वहाँ तो कोई फिर टेंशन नहीं है कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, मतलब सर्वे किया जा चुका, लोग या फिर हमारे साइंटिस्ट वगैरह देख के आ गए, और उनके उपयोग की गुणवत्ता भी चेक की जा रही है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। मतलब कि जैसे हमारे राजस्थान की अगर बात करें, अपने राजस्थान के अंदर बीकानेर और बाड़मेर के अंदर पेट्रोलियम के, कोयला के भंडार मिले हैं, मतलब वहाँ पर पेट्रोलियम के मिले हैं, तो वहाँ पर पेट्रोलियम की रिसर्च करके आ गए और ये भी पता चल गया कि इतना इतना होगा। तो काफ़ी मात्रा में अगर क्वांटिटी होती है या फिर अच्छी क्वालिटी होती है तभी वहाँ पर खुदाई वगैरह की जाती है, वरना तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्चा उसमें लगता है, आपको पता अरबों का पैसा लगता है।
तो इतना पैसा वेस्ट करना बेकार है, लेकिन वो इसीलिए कि उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देखी जाती है। दोनों अगर अच्छी खासी हो तो फिर वहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। तो रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, मतलब लेकिन इसके अंदर तो क्या मतलब होता है कि हाँ पक्का हो गया, बस यहाँ पर काम शुरू, सब कुछ क्वालिटी भी चेक कर ली, क्वांटिटी भी चेक कर ली, सर्वे कर लिया। एग्जाम्पल जैसा कि आयरन की यहाँ पर लोहा के लिए कर सकते हैं, कोल के लिए और मैग्नीज के लिए। 3 एग्जाम्पल है, वैसे तो बहुत कुछ है, उदाहरण लोहा, कोयला और मैग्नीज, ठीक है, एग्जाम्पल डाल देना। फिर है भंडार, मतलब स्टॉक, नाम ही पता चल रहा है कि जिनके भंडार हमारे पास पहले से हो, ऐसा मान लो स्टॉक करके रखा हुआ हो। तो यानी कि पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखना, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से हम उस तक पहुंच ही नहीं पाते, पहुंच से बाहर है, वो सब भंडार के अंदर आते हैं। मतलब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी कहते हैं गई गुजरी है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, वरना हमारे जो पर्यावरण के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि फ्यूचर जो है पेट्रोल और डीजल की जगह हाइड्रोजन गैस फ्यूचर होगी, या फिर ऐसा मान लो कि हाइड्रोजन गैस पेट्रोल और डीजल की जगह लेगी। लेकिन हमारे यहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि जो वाटर होता है, पानी H2, पानी का फॉर्मूला क्या होता है H2, इस पानी के H2 के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिले होते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल लेता हूँ कि जब 2 गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक जल के अंदर, ठीक है, जल में 2 गैसों से बनकर होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, तो हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। ये एग्जाम्पल लिया अपन ने कि जो पानी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसों से मिलकर बना है, और ये एक एनर्जी का बहुत बड़ा रिसोर्स हो सकता है। लेकिन हमारे देश के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से ये नहीं हो पा रहा। ये इसका सफिशिएंट एग्जाम्पल बैठ जाएगा, ठीक है। यानी कि मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स अच्छे खासे हैं, लेकिन बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दैम आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक। समझ में आ गई, वो सब बातें स्टॉक के अंदर आती है, लेकिन टेक्नोलॉजी का अभाव है, इस वजह से अपन इसके अंदर कुछ भी नहीं कर पा रहे। एग्जाम्पल पानी वाला दे देना, ठीक है। अब है संचित कोष यानी कि रिजर्व्स, ये संसाधन भंडार इसी का एक हिस्सा है, मतलब किसका, इस भंडार का ही एक पार्ट है, जिन्हें उपलब्ध तकनीक ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी नहीं हुआ। जैसे बांधों से पानी, बांधों के अंदर जो पानी है वन है, इनका ध्यान से समझना कि उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से, अगर कोई टेक्नोलॉजी का ऐसा ज्ञान हो तो अपन इनको इजीली प्रयोग में ला सकते हैं। बांधों के पानी को अपन यूज में कर सकते हैं, वरना बांधों का पानी सीधा नदियों में जाता है, अभी तक अपन उस पानी को प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है। या फिर हमारे देश में बहुत बड़े फॉरेस्ट है, वन है, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत सारी जगहों में, लेकिन इतना टेक्निकली नॉलेज हमारे देश के अंदर इतना नहीं हो पाया अभी, इस वजह से इनको इस रिजर्व में रखा जाता है, ठीक है। यानी कि दीज आर द सबसेट ऑफ स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प्स ऑफ एक्सिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ, बट देयर प्रॉपर यूज हैज़ बीन पोस्टपोन्ड फॉर मीटिंग द फ्यूचर नीड्स। एग्जाम्पल वाटर इन द डैम्स, और रिजर्व ले लो, फॉरेस्ट रिजर्व ले लो, ये सब एग्जाम्पल है, वन वगैरह जो होते हैं ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो बहुत ही परफेक्ट नोट्स है, अच्छे से आपको उतारना है, विथ एग्जाम्पल आपके सामने है। इस तरीके से चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन बहुत जल्दी अपन इसको कंप्लीट करने वाले हैं। बस कंडीशन मेरी जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, साथ के साथ आपको लर्न करना है, ठीक है, वरना फिर भार बन जाएगा, बर्डन बन जाएगा, फिर याद नहीं होगा, ठीक है। ओके।